हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट देखा था। तो आज बारी है इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक की, विच इज एक्सक्रिएशन। तो चलो आज देखेंगे कि एक्सक्रिएशन में आपके बुक में क्या दिया गया हुआ है। इससे पहले अगर आपने अब तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रिएशन, यहाँ पे यही बोला गया हुआ है कि जो प्लांट है या फिर एनिमल बॉडी जो भी है, अगर वेस्टेज इकट्ठा हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो सबका मैकेनिज्म होता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे। जैसे जैसे हम घर में जो वेस्ट प्रोडक्ट हम इकट्ठा होता है तो उसे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के फेंक देते हैं ना। तो वैसे ही प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी, तो हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का मैकेनिज्म सबके अंदर होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनते हैं। देखो चलो क्या लिखा हुआ है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व in the removal in these harmful metabolic wastes from the body is called excretion। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से निकलता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। सॉरी, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। तो अगर कोई भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी हमारे बॉडी के अंदर है, अगर उसको निकाल मतलब रिमूवल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज्ड वेराइड स्ट्रेटेजीज टू डू दिस। तो सबके पास अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे हम खाना, जैसे माउथ से लेते हैं, जो प्लांट का खाना लेने का प्रोसेस कुछ अलग होता है। सबके पास अलग अलग मतलब स्ट्रेटेजीज होते हैं, वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, many unicellular organisms remove this waste by simply diffusion from the body surface into the surrounding water। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो अमोइबा है, अमोइबा ऐसे होता है, जब खाना खाने की बारी आता है तो वो ऐसे एनगल्फ कर लेता है खाना को, ऐसे ऐसे बना के अपने अंदर खींच लेता है। वैसे ही अपने जो सरफेस होगा उससे ही वो डिफ्यूज करके ऐसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर जमा हो गया, तो ऐसे वो क्या करेगा, अपने सरफेस से ही इसको डिफ्यूज करके बाहर फेंक देगा। ठीक है, बट जो हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं ये सब फंक्शन के लिए। ठीक है, देखो एक्सक्रिएशन ह्यूमन बींग में बहुत सारे तरीके से होता है। जैसे यूरिनेशन हो गया, ठीक है, जैसे हमारा स्वेटिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, हमारे ईयर से ईयर वक्स निकलता है, वो हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रिएशन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सक्रिएशन हम यूरिनेशन को ही मानेंगे। ठीक है, the excretory system of human being include a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड मतलब ऑर्गन है जो हमारा बॉडी का जो वेस्टेज प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है हमारे बॉडी से। ठीक है, ये याद रखो, ये क्या करता है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारा बॉडी से निकालता है। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या क्या इंक्लूड है इसमें। एक तो है पेयर ऑफ किडनी, देखो ये पेयर ऑफ किडनी, देन अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये हो गया आपका यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर, या यूरिनरी ब्लैडर जहां पे यूरिन स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरेथ्रा। ठीक है, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन होता है आपका, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, यहाँ पे आपका बैकबोन गया होगा। ठीक है, पीछे वाले साइड। तो क्या हो रहा है, ये बैकबोन के इस तरफ एक, उस तरफ एक, तो दो साइड दो किडनी रहते हैं। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the ureter into the urinary bladder where it stored until it released through the urethra। तो क्या होता है, किडनी किडनी में यूरिन तो बन जाता है, मतलब यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी and it passes through urethra, sorry ureter। जब
यूरिन यहाँ से किडनी से यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में आता है एंड स्टोर होके रहता है जब तक हमारा ब्रेन से सिग्नल नहीं आ जाता कि अब यूरिनेशन करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि कब यूरिनेशन हो रहा है। ठीक है, हमारा कंट्रोल होता है हमारे यूरिनेशन के ऊपर। बट यहाँ पे जो बोला गया हुआ है कि किडनी प्रोड्यूस करता है जो यूरिन, यूरिन एक्चुअली किडनी प्रोड्यूस नहीं करता है। सॉरी, किडनी प्रोड्यूस करता है जो नाइट्रोजन, देखो पहले तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो लीवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पे कन्वर्ट होता है? यूरिया में, लीवर में। देन वो यूरिया ब्लड में मिलके हमारे किडनी में आता है, तो किडनी में फिल्ट्रेट होके वो यूरिन बन जाता है। ठीक है, ये याद रखना। बुक में सही लिखा हुआ है कि यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, बट अगर नाइट्रोजनस वेस्ट से यूरिया बन रहा है तो लिवर पे बन रहा है। ठीक है, बॉडी एक्चुअली नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो डायरेक्ट नाइट्रोजनस वेस्टेज भी बाहर निकाल देते हैं। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो डायरेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाल देंगे, बट हमारा कैपेसिटी वो नहीं है। पहले हम नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में हमारा लीवर कन्वर्ट करता है, देन यूरिया जब किडनी में आता है वो यूरिन में कन्वर्ट होता है, देन यूरिन किडनी से निकाल के यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, देन यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल के आता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर हो जाता है एंड यूरिन निकल के आ जाता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। लंग्स में भी तो वही काम हो रहा है ना, ब्लड में से CO2 लंग्स में चला जाता है एंड लंग्स उसको बाहर निकाल देता है। वैसे ही जो यूरिया हमारा ब्लड में होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको क्या क्या करा जाता है, ब्लड से प्यूरिफाई करके ब्लड को वो यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, बाहर चला जाता है। Nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidney. यूरिक एसिड भी कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं, जैसे बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स एंड लिजर्ड्स, तो इनके जो एक्सक्रीशन में हम देखेंगे कि वो यूरिक एसिड है, हमारा जो होता है वो यूरिया होता है। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज किडनी। ये याद रखना, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन होता है? किडनी। किडनीज एक्चुअली हमारे पास दो किडनी है ना, लाइक इन द लॉन्ग्स एज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। लॉन्ग के जैसे ही देखो, अगर ये होता है आपका नेफ्रॉन, ठीक है, एक हर एक किडनी का यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे। ठीक है, ऐसे एक नेफ्रॉन, ऐसे एक नेफ्रॉन, ऐसे एक नेफ्रॉन, ऐसे ही 1 मिलियन तक नेफ्रॉन होंगे। ठीक है, वो हर नेफ्रॉन यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो देखो ये ड्राइंग में आपको दिखाती हूँ डायग्राम। तो ये होता है एक नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो होता है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो इसे हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या करता है? यूरिन फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, ब्लड से यूरिन निकाल के वो किडनी को देगा। ठीक है, चलो, जैसे ही लंग्स में जैसे क्लस्टर थिन वॉल ब्लड कैपिलरी से, वैसे ही इसके अंदर भी है, ऐसे ऐसे एक गुच्छा की तरह होगा। Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of coil tube called Bowman's capsule. देखो, आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपका नेफ्रॉन। जब ब्लड वेसल्स आएगा, ठीक है, ये रेनल आर्टरी, ये रेनल वेन। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स आएगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसे ऐसे ब्रांच 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 बना के वो ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करेगा एंड फिर से निकल के आ जाएगा। इसे हम बोलेंगे एफरेंट, इसे हम बोलेंगे इफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब ब्लड यहाँ से आएगा, इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे ये होता है बाउमैन्स कैप्सूल। याद रखना, ये होता है बाउमैन्स कैप्सूल। तो जब ब्लड यहाँ पे होगा, उस वक्त ये फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रह जाएगा ब्लड में, एंड जो यूजलेस प्रोडक्ट है जैसे कि नाइट्रोजन, यूरिया, ये सब बाउमैन कैप्सूल के अंदर चला जाएंगे।
ठीक है, ऐसे ही यूरिन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? पहले ब्लड आएगा, ब्लड में यूरिया होता है। जब ब्लड इसके अंदर पास करेगा ग्लोमेरुलस के अंदर, देखो यहाँ पे ग्लोमेरुलस लिखा हुआ है, ग्लोमेरुलस के अंदर जब पास करेगा तभी यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड ग्लोमेरुलस से यूरिन पास होके बाउमेन्स कैप्सूल में चला जाएगा। समझ में आया? ये है बाउमेन्स कैप्सूल। तो वही लिखा हुआ है, each capillary cluster in the kidney is associated with the corpset and coil tube called Bowman's capsule that collect the filtrate। तो कलेक्ट कौन कर रहा है? बाउमैन कैप्सूल कर रहा है। ठीक है, collect filtrate। Each kidney has large number of this filtration unit called nephron पैक क्लोज टुगेदर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि एक एक नेफ्रॉन पैक होके यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रहते हैं। तो ये होता है आपका फंक्शनल यूनिट। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन पैक्ड, लार्ज नंबर इन मिलियंस। Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt, major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। तो देखो, ये होते हैं हमारा बॉडी का जो इम्पोर्टेंट चीज, जो ये वेस्टेज प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर अगर वाटर ऐसे ही लॉस होता जाएगा तो हम डिहाइड्रेट होके मर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेट होके जाएगा यूरिन, तो ये इसका 3 पार्ट होते हैं। पहले तो पीसीटी होगा, देन असेंडिंग ट्यूब, डिसेंडिंग ट्यूब होगा, देन आपका डीसीटी होगा। तो जैसे जैसे यूरिन फॉर्मेशन होता जाएगा, फिल्ट्रेशन होता जाएगा, तो क्या करेगा, इस ट्यूब से पास होके कलेक्टिंग ट्यूब तक जाएगा। ठीक है, यूरिन उस वक्त जो जो इम्पोर्टेंट चीज होता है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होके हमारा ब्लड में चला जाएगा। क्योंकि देखो, ये ब्लड का वेसल्स है ना, ट्यूब है ना, ये इसके चारों तरफ घूम के, मतलब उसके चारों तरफ है। एंड ये क्या करेगा, जो इम्पोर्टेंट ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा, वो फिर से रीअब्जॉर्ब कर देगा, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। सम सब्सटेंस in the initial filter such as glucose, amino acid, salt, a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। जैसे जैसे यूरिन जाता रहेगा इस पाथ से, वो रीअब्जॉर्ब होते रहेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं हमारे बॉडी के लिए। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देर इज टू बी एक्सक्रिएटेड। अगर देखो, सबका बॉडी का मैकेनिज्म अलग होता है, सबके बॉडी के लिए भी वाटर अमाउंट क्या होगा वो भी डिफरेंट होता है। अगर हम अगर ज्यादा पानी पी लिए, कुछ काम नहीं हो रहा, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, अगर बॉडी के लिए वो पानी ज्यादा हो रहा है, तो यूरिनेशन के थ्रू निकाल देगा, वो रखेगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो तभी यूरिन का अमाउंट ज्यादा होगा। अदरवाइज बॉडी हमेशा, बॉडी को कितना वाटर चाहिए उसको देख के ही यूरिनेशन बाहर निकालेगा। ठीक है, इसीलिए ना जो यूरिक एसिड बर्ड्स में होते हैं या फिर जो लिजर्ड्स में होते हैं, जो डेजर्ट, आप देखो कि ज्यादातर डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर यूरिक एसिड का मतलब एक्सक्रीशन वो यूरिक एसिड के फॉर्म में ही करते होंगे, क्योंकि उन्हें पानी बचाना जरूरी है। ठीक है, तो बॉडी अपने अंदर कितना वाटर चाहिए वो देख के ही यूरिनेशन करेगा या फिर एक्सक्रीशन करेगा। एक्स्ट्रा वाटर लॉस वो कभी नहीं करवाएगा। अगर कर रहा है तो श्योर उस वहां पर कुछ डिजीजेस है। ठीक है, द यूरिन फॉर्मिंग इन द किडनी इवेंचुअली एंटर अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर, जैसे मैंने आपको बोला, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है किडनी। यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर, okay, until the pressure of expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि कि हमें यूरिनेशन करना है, हमें बाथरूम जाना है, जब तक ब्रेन से नहीं आएगा तब तक, कब आएगा, देखो हमारा जो ब्लैडर है, ब्लैडर एक स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यूरिनरी ब्लैडर एक स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। इसके वाल में रिसेप्टर्स होते हैं। ब्रेन से जब सिग्नल आएगा इसके रिसेप्टर्स तक कब आएगा, जब ये स्ट्रेच होने लगेगा। ठीक है, वो जब स्ट्रेच होने लगेगा तो रिसेप्टर्स में से मैसेज आएगा ब्रेन से कि नहीं, अभी यूरिनेशन का जरूरत है।
until the pressure of the expanded bladder leads to urge to pass it out through the urethra. तब हम बाथरूम जाते हैं जो यूरिनेशन का प्रोसेस हो जाता है. Bladder is muscular, so it is under nervous control as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. तो वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है हमेशा. ठीक है, तो ये हो गया आपके किडनी के बारे में. बहुत ही कम दिया हुआ है. आप जब 11th में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत वास्ट में दिया हुआ है, बहुत एक्सप्लेन करके दिया हुआ है. ठीक है, तो चलो पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी. जिनका किडनी खराब हो जाता है, जो मतलब ठीक से यूरिनेशन नहीं हो रहा है, उनके ब्लड में तो वेस्टेज ज्यादा हो जाएगा, तो वो बच नहीं पाएंगे. तो हमारा मेडिकल साइंस में कुछ टेक्निक है जो हम किडनी, अगर किडनी काम नहीं कर रहा है तो तभी भी वेस्टेज क्लियर हो सकता है. तो उसे कहते हैं हेमोडायलिसिस. कोई कोई इसका नाम सुने होंगे. ठीक है, बहुत सारे किडनी रिलेटेड डिजीजेस भी आजकल हो रहे हैं घर में. तो आर्टिफिशियल किडनी या फिर हेमोडायलिसिस क्या होता है यहाँ पे कि देखो, किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल. सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजुरी, restricted blood flow to kidney reduce the activity of kidney. तो कुछ कुछ चीजें ऐसे होता है जिसकी वजह से जो किडनी का एक्टिविटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है. दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी. ऑफ कोर्स नाइट्रोजनस वेस्टेज अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे बॉडी को पॉइजनस कर देंगे, which can even lead to death. Of course, in case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जो हमारे ब्लड से यूरिन को निकाल देगा. ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल किडनी होता क्या है, कैसे काम करता है, चलो आपको समझाती हूँ. आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स with semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid. देखो, ये होता है आपका जो ट्यूब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ. ठीक है, तो ये क्या क्या कंटेन करता है, डायलिजिंग फ्लूइड. ये होता है डायलिजिंग फ्लूइड. देखो, फ्रेश डायलिजिंग सॉल्यूशन. This fluid has the same osmotic pressure as blood except that it is devoid of nitrogenous waste. इसमें कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है. जैसे आपका ब्लड यहाँ से पास करेगा एंड इसके अंदर जाएगा. ठीक है, इसका जो भी कंटेंट है एंड ब्लड का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट. यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है एंड यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट है. तो हमें पता है कि ये है ना कि जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हमेशा कोई भी पानी भी हो, अगर हम किसी ग्लास में पानी रखे हैं, अगर हम उससे ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर पाइप के थ्रू 2 बोतल से अगर हम पानी को भी ट्रांसफर करेंगे, तो जिसमें ज्यादा है एंड जिसमें कम है, ज्यादा से कम कम की तरह हमेशा फ्लो होगा. तो यहाँ पे भी अगर इसके अंदर ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट है एंड इसके अंदर 0 नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेगा, इस ब्लड से निकल के इस डायलिजिंग फ्लूइड की तरफ चला जाएगा. ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से कम हो रहा है, बाहर निकलेगा ना, डायलिजिंग फ्लूइड को चला जाएगा. तो जब ऐसे ही ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता रहेगा, इस फ्लूइड के अंदर आता रहेगा एंड फ्लूइड को हम कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, इसमें हम पाएंगे सो मच अमाउंट ऑफ यूरिया. ठीक है, तो ब्लड ऑलमोस्ट 50% तो प्यूरिफाई हो गया होगा. जो प्यूरिफाई ब्लड है उसको फिर से वेइन में छोड़ दिया जाता है. ठीक है, the purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. ठीक है, normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily. किडनी 180 लीटर डेली फिल्ट्रेट करके निकालता है यूरिन, बट हम सिर्फ 1 to 1.5 लीटर ही एक्सक्रिएट करते हैं. मतलब 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारे किडनी में से. ठीक है, ये याद रखना डाटा कि किडनी इज अबाउट 180 लीटर पर डेली फिल्ट्रेशन करवाता है. However, the volume actually excreted is only 1 liter
और 1 से 2 लीटर तक यूरिनेशन होता है, बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूबल्स। ठीक है, देखो जब वो निकालेंगे ना हमारे ब्लड को इस, इसके अंदर, तो हमारा ब्लड जो होता है जो कोआगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कोआगुलेंट मिला के ही निकालते हैं। अदरवाइज ब्लड अगर इतने समय तक बाहर रहेगा तो वो जल्दी कोआगुलेट हो जाएगा, इसीलिए कोआगुलेंट कुछ मिला के, एंटी कोआगुलेंट कुछ मिला के, ताकि हमारा ब्लड क्लट ना हो। इसका भी ध्यान दिया जाता है जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया हुआ है। प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रिएशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट का डिफरेंट स्ट्रेटेजी होता है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। वो उसको जरूरत नहीं है ना, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट ही एक तरफ हमें मानना पड़ता है। वी हैव डिस्कस्ड ईयरली, बट ऑक्सीजन कब वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जब दिन भर फोटोसिंथेसिस चलता रहता है, बट रात में उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। वी हैव डिस्कस्ड अर्ली हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने पढ़ लिया है। दे कैन गेट rid of excess water by transpiration. Yes. For other wastes, plant use the fact that many dead tissues consist of dead cells, and they can even lose some parts such as lips. तो देखो, उनके जो लिविंग सेल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो होकर, तो क्या करते हैं, डेड सेल भी बन जाते हैं, एंड पतझड़ भी आते हैं, जैसे लीव्स भी गिर रहे हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट ही हुआ। Many plant waste products are stored in the cellular vacuoles. वेस्ट प्रोडक्ट देखो, जो रेजिन गम्स, वो भी एक तरह के वेस्ट प्रोडक्ट ही है। ठीक है, जो हम हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है, बट वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। स्पेशली ओल्ड जाइलम, ये स्टोर होकर रहता है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रिएटेड सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो प्लांट सॉइल में भी थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट कर देता है। यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताए हैं। यहाँ पे अगर किडनी खराब हो रहा है तो कौन दे सकता है, क्या फैमिली मेंबर दे सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया हुआ है। ऑर्गन डोनेशन इज जेनरियस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऑर्गन डोनेशन उनको किया जाता है जिनके पास ऑर्गन है, या फिर ऑर्गन नहीं है, या फिर है, अगर है भी तो उनका काम नहीं कर रहा है। डोनेशन ऑफ ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डॉक्टर एंड हिज और हैव फैमिली। कंसेंट के बिना तो नहीं दे सकते। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन और टिश्यू डोनर। तो कोई भी कर सकता है ये काम। ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म the life of a person. Transplantation is required because recipient's organ has been damaged or has failed by disease or injury. जैसे मैंने आपको बोला, in organ transplantation the organ is surgically removed from one person or transplanted to another person, the recipient. Common transplantation include, तो कौन कौन कॉमन ट्रांसप्लांटेशन, कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, ये सबका कॉमन ट्रांसप्लांटेशन होता है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन occur just after the donor has died or when doctor declares a person brain dead. तो इस केस में ऑर्गन डोनेशन हो सकता है जस्ट आफ्टर डाइड। ठीक है, but some organs such as kidney, part of liver, lungs and tissue can be donated while the donor is alive. इस ऑर्गन सिर्फ अलाइव कंडीशन में ही लिया जा सकता है। ओके, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। तो पहले तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में हमने देखा। देन डाइजेशन हमारे बॉडी में कैसे हो रहा है उसके बारे में हमने आपको बोला था। देन रेस्पिरेशन के बारे में बताया कि कैसे हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होता है, एंड हमारा बॉडी कैसे एनर्जी क्रिएट करता है, खाना जो न्यूट्रिशन से कैसे एनर्जी बनाता है। देन ब्रीदिंग हो गया कि हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई कैसे होता है, ब्लड को ऑक्सीजन कैसे जाता है, ब्लड भी पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एंड प्लांट बॉडी में भी खाना एंड जो भी वाटर चाहिए होता है वो भी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। एंड आखिरी में आज हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ लिया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड जो जो डाउट आपके थे वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड थैंक यू कि आपने अब तक
वीडियो को आखिरी तक देखा